जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। तो बिस्मिल जी के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिए 11 जून को हाल ही में इनकी 126वीं जयंती मनाई गई। क्लियर। बिस्मिल जी का जन्म हुआ था 11 जून 1897 को। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्म हुआ था, याद रखिए। और एक कठिन संघर्ष के बाद युवावस्था में जब ये पहुँचे तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक अलग रास्ते पर जाना तय किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिस्मिल जी को आप भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने प्रारंभ में हम बोल सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज स्थापित किया था, इस आर्य समाज की सदस्यता ली थी और ये आर्य समाज स्थापित किया गया था 1875 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो नारा। और ये प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, जो परंपराएं थी, उनको स्थापित करना चाहते थे। इनके हिसाब से सभी समस्याओं का हल वेदों में था, इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, रामप्रसाद बिस्मिल जी उसके सदस्य बनते हैं और उसके तहत काम करते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल जी को न सिर्फ आप एक क्रांतिकारी के तौर पर जानते हैं, बल्कि इनके काव्य कौशल के कारण भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ याद रखिए जो बिस्मिल है ना, इसका मतलब होता है बेचैन। बिस्मिल का मतलब होता है बेचैन। क्लियर। तो रामप्रसाद बिस्मिल को एक तरीके से आप इस अर्थ में देखते हैं, इस नाम से इन्होंने काव्य लिखा था, इसलिए इनका नाम भी पड़ता है रामप्रसाद बिस्मिल। तो इन्हें इनके काव्य कौशल के लिए जाना जाता है। शुरू में दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज से जुड़े, लेकिन बाद में इनकी विचारधारा में बदलाव आया। धर्म प्रचारक थे इनके साथ ही, जिनका नाम था भाई परमानंद जी। भाई परमानंद जी जो थे एक धर्म प्रचारक थे। इनको जब फांसी की सजा, मृत्यु की सजा दे दी गई, तो उसके बाद बिस्मिल जी के विचारों में बदलाव आया और उन्होंने क्रांतिकारीवाद का रास्ता अपना लिया था। ये गांधी जी के जो सिद्धांत थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी, आंदोलन की रूपरेखा थी, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। ये उससे अलग हटकर क्रांतिकारीवाद की तरफ बढ़े और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। अगर बिस्मिल जी के बारे में देखें तो सबसे पहले 1918 में इन्होंने मातृ देवी नाम से एक संस्था बनाई थी। इनके द्वारा मातृ देवी संस्था बनाई गई थी 1918 में। और कहीं ना कहीं इसके बाद ये सक्रिय तौर पर क्रांतिकारीवाद में आए। 1918 का ही वो समय था जब इन्होंने अपने आंदोलनों के लिए हथियार की कमी देखी, तो हथियारों की उस कमी को पूरा करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल जी ने इस समय ही कुछ लूट की थी, जिससे कि हथियार खरीदे जा सकें। और इनकी एक बहुत बड़ी घटना आपको देखने को मिलती है 1925 की। 1925 में 9 अगस्त को ट्रेन लूटी गई थी और ये ट्रेन लूटी थी। इस कांड को आप बोलते हैं काकोरी कांड। तो काकोरी कांड षड्यंत्र जो था, काकोरी कांड की जो घटना थी, उसकी प्लानिंग जो की थी, प्लान बनाने वाले जो थे वो बिस्मिल ही थे। तो बिस्मिल जी ने इस प्लान को बनाया और बेहतर तरीके से प्लान बनाकर अंततः ये ट्रेन को लूट लिया था। ये ट्रेन जो लूटी थी ये 9 अगस्त 1925 को लूटी थी, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी स्टेशन हुआ करता था यूपी में। ट्रेन जाती थी लखनऊ सहारनपुर के बीच में। तो लखनऊ और सहारनपुर की जो ट्रेन थी, ये बीच में काकोरी स्टेशन पर रुकती थी रात में। तो इसे लूटा गया था ताकि क्रांतिकारियों को हथियार, बम आदि खरीदने के लिए पैसे का कहने का इंतजाम किया जा सके। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी शामिल थे। अब इस योजना के बाद याद रखिएगा लगभग 1 महीने के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल जी और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंततः दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा दिसंबर 1927 में फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो इस प्रकार से रामप्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो शहीद हुए। बिस्मिल जी की इस समय फांसी की सजा हुई और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये लोग भी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो इन सबको एक साथ इस कांड के कारण फांसी की सुनाई गई। 1920 में याद रखिएगा, 1920 में
सचिंद्र सान्याल के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना की थी बिस्मिल जी ने, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी संस्थाएं, ये पूरी व्यवस्था आप लोगों को राम प्रसाद बिस्मिल जी के समय दिखाई पड़ती हैं। एक महान क्रांतिकारी रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आपका दोस्तों, याद रखेंगे, जोकोविच और स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सबको याद रखना है कि अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन ख़त्म हुए हैं। फ्रेंच ओपन जब ख़त्म हुए तो उसमें जोकोविच पुरुष और स्विएटेक ने महिला वर्ग में एकल जो पुरस्कार होते हैं वो जीते हैं और ये एक ऐतिहासिक जीत है। अब हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चारों ग्रैंड स्लैम्स को देखने वाले हैं और एक एक करके सबको समझेंगे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब आया। चर्चा में रहने का कारण सिर्फ ये है कि जोकोविच जो है उन्होंने ये फ्रेंच ओपन जीत लिया है। और याद रखिएगा कि जो फ्रेंच ओपन है वो कहाँ हुआ, पेरिस में, फ्रांस पेरिस में हुआ। और इसे स्टेट रोलैंड गैरोस में, जगह का नाम है रोलैंड गैरोस। चूंकि जो फ्रेंच ओपन है इसका नाम भी बोल सकते हैं रोलैंड गैरोस है और 28 मई से 11 जून के बीच में हुआ था, जिसमें अंततः जोकोविच ने और स्विएटेक ने जीत हासिल की है और ये एक ऐतिहासिक जीत रही इनकी। जोकोविच जो हैं इसके साथ ही ये मानकर चलिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, एकल ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा जीतने वाले अगर खिलाड़ियों की सूची देखी जाती है तो वो जोकोविच हैं। जोकोविच ने अब तक अपने पूरे इतिहास में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और जो 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 10 बार, फ्रेंच ओपन 3 बार, विंबलडन जो है वो 7 बार और यूएस ओपन 3 बार। इस प्रकार से कुल 23 बार इन्होंने अब तक ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों जब टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं आप, तो टेनिस टूर्नामेंट जो है ये साल में 4 अलग अलग टेनिस टूर्नामेंट होते हैं और ये चारों के चारों टूर्नामेंट को आप एक साथ मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम पर्टिकुलर एक टूर्नामेंट नहीं है, ग्रैंड स्लैम जो है वो एक साल में होने वाले 4 अलग अलग टूर्नामेंट हैं जो साल में जनवरी से शुरू होकर अगस्त सितंबर तक खत्म होते हैं, चारों के चारों अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर। इन चारों को मिलाकर आप ग्रैंड स्लैम कहते हैं और पर्टिकुलर हर एक को हम देखते हैं तो अलग अलग, जैसे फ्रेंच ओपन बोलते हैं, है ना, वैसे ही बोलते हैं यूएस ओपन, वैसे ही बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, वैसे ही बोलते हैं विंबलडन। तो ये 4 अलग अलग ओपन है, इन चारों को मिलाकर आप बोलते हैं ग्रैंड स्लैम्स। क्लियर? तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स टाइटल, मतलब सभी को मिलाकर सबसे ज्यादा जीतने वाला अगर कोई बन चुका है अब तो कौन, जोकोविच हैं, जिन्होंने 23 बार जीता है। अगर हम इस रिकॉर्ड पे देखें तो ये हैं राफेल नडाल, जोकोविच और रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है वो एक समय तक इनकी धाक रही, 20 बार इन्होंने जीता। इसके बाद आ जाते हैं नडाल ने 22 बार जीता है। इसके पहले जोकोविच और नडाल दोनों बराबर थे, है ना, लेकिन जोकोविच ने इसको जीतने के बाद 23 नंबर पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बार ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और याद रखिएगा नेक्स्ट अगर हम इसी में महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने का काम जो किया है वो किया है सेरेना विलियम्स, अमेरिका की हैं, और इनके पैसे जाएंगे तो स्टेफी ग्राफ है और मार्टिना है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे ऊपर, लेकिन सेरेना विलियम्स जो है ये सबसे ऊपर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने करियर में। अगर हम देखें दोस्तों तो ग्रैंड स्लैम्स और टेनिस टूर्नामेंट कराने वाला एक संस्थान है, ये संस्थान जिसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन संस्थान है। वैश्विक स्तर पर जो ग्रैंड स्लैम और इस प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो कंडक्ट इसके द्वारा करवाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है और इसका गठन जो किया गया था 1913 में किया गया था। और जितना भी इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं वो करवाने का श्रेय इसे ही जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बोल सकते हैं ITF क्या है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा या इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा या इसके बनने की तारीख पूछ लेगा, जो भी पूछे आप लोग बता दीजिएगा। अगले टॉपिक पे जाएं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों जब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनमें पहला ओपन जो होता है साल का वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये हर साल जनवरी में होता है। और कहाँ होता है? मेलबर्न में किया जाता है, जनवरी के महीने में आयोजित करेंगे। मेलबर्न में होता है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये हार्ड सरफेस पर खेला जाता है, याद रखिएगा, हार्ड, जिस सरफेस पे टेनिस खेलते हैं वो कठोर सरफेस होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। क्लियर? ये याद रखिएगा। और ये सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम है। जो 4 होते हैं ना, इसमें सबसे बाद जो शुरू किया गया है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है, और ये साल में सबसे पहले होता है। क्लियर? तो साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में होता है, मेलबर्न में होता है, 1905 में शुरू किया गया था, हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। ठीक है? और इसमें सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविच ने 10 बार।
अगर पूछ लिया जाए पर्टिकुलर कि सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो बताएंगे 10 बार जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच जी। इसके बाद महिला में अगर हम बात करें तो मार्गरेट कोर्ट ने 11 बार जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि पूरे ग्रैंड स्लैम से पूछे जाए, आप लोग सिर्फ एक फैक्ट याद करके चले जाएंगे एग्जाम में, और क्या याद कर लेंगे कि सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष जोकोविच, महिला सेरेना विलियम्स, उससे काम नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा बार किसने जीता है। सेकंड देखें तो नेक्स्ट पे है फ्रेंच ओपन। दोस्तों फ्रेंच ओपन जो है इसका आधिकारिक नाम होता है रोलैंड गारोस। रोलैंड गारोस वो जगह भी है जहां पर इसका आयोजन होता है, फ्रांस के पेरिस में रोलैंड गारोस एक जगह भी है, और इसका नामकरण जो हुआ है ना वो फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गारोस के नाम पर हुआ है। तो इस ग्रैंड स्लैम का नाम, सॉरी ये जो ओपन है इसका नाम भी इनके नाम पर पड़ा है और इस जगह का नाम भी इनके नाम पर पड़ा है। ये कौन थे तो याद रखिएगा, ये पहले व्यक्ति जिन्होंने भूमध्य सागर के ऊपर पूरे इलाकों में उड़ान भरी थी। और जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एक प्रकार से ये हवाई सैनिक भी थे, और पहला वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस दौरान ये शामिल हुए थे, अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया था, और उसी समय 1918 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो फ्रांस के थे ये, इनके योगदान को देखते हुए, इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन्हीं के नाम पर फ्रांस के पेरिस में जगह का नाम पड़ा क्या, रोलैंड गारोस। और ग्रैंड स्लैम जो है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन जो है उसका नाम भी रोलैंड गारोस पड़ा है, जिसका नॉर्मल तौर पर हम साधारणतः जिसको फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में, 1891 में शुरू हुआ था, लेकिन जब शुरू हुआ था तो पुरुषों के लिए था, महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं होती थी। तो बाद में 1897 से इसमें महिलाओं को भी एंट्री शुरू कर दी गई। क्लियर। इसके बाद बात करें क्ले कोर्ट पे या लाल बजरी वाले सतह पर, इसमें क्या थोड़ा सा खिलाड़ियों को टिपिकलिटी आना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए, चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस और लाने के लिए, कठिनाई लाने के लिए इसको मिट्टी की सतह पर, लाल बजरी वाली सतह पर खिलाया जाता है। क्लियर। और ये होता कब है, मई जून में, मई के आखिरी सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में। ये लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाला टूर्नामेंट होता है, और स्टेट रोलैंड गारोस स्टेडियम में ये पेरिस में होता है, याद रखेंगे। क्लियर। जो हाल ही में हुआ भी है। क्लियर। और अभी किसने जीता है, जोकोविच ने जीता है। सबसे ज्यादा बार अगर फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो राफेल नडाल है, स्पेन के हैं ये। देखिए मैं हर एक खिलाड़ी के सामने उसके देश का नाम भी बता रहा हूं, क्यों, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये भी हो सकता है कि केवल खिलाड़ी का नाम ना पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि राफेल नडाल किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि टेनिस के खिलाड़ी, लेकिन देश का पता नहीं है। तो राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के। 14 बार, सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीतने का इनको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं टैग है। और महिला एकल क्रिस एबर्ट ने 7 बार जीता है। क्रिस एबर्ट जो है वो यूएसए, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की किसकी, फ्रेंच ओपन की। क्लियर। अब हम आगे जाते हैं अगले ओपन पे। अगला ओपन कौन सा है, विंबलडन। जब विंबलडन की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा कि टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है ग्रैंड स्लैम का वो है विंबलडन, सबसे पुराना। अगर सबसे पहले कोई ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट शुरू हुआ था टेनिस का तो वो कौन सा था, विंबलडन था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। 1877 में शुरुआत हुई थी और 1897 के आसपास को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बेहतर तरीके से प्रारंभ किया था, और ग्रैंड स्लैम के तौर पर इसको शामिल किया गया था 1950 के बाद। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले शुरू हुआ था और होता कब है, जून जुलाई के बीच में, है ना, लंदन में होता है ये, और ये घास के सतह पर खेला जाता है। अगर हम विंबलडन में सबसे ज्यादा बार जीतने की बात करें तो पुरुष में एकल खिताब जीता रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर जो है स्विस खिलाड़ी हैं और 8 बार जीता इन्होंने। अगर महिलाओं में बात करें तो मार्टिना नवरातिलोवा, इन्होंने 9 बार जीता और ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं। तो विंबलडन जो है वो लंदन में होने वाला टूर्नामेंट है टेनिस का, ग्रैंड स्लैम में तीसरे नंबर पर आता है। और चौथा और लास्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो वही यूएस ओपन। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था, दूसरे नंबर पर शुरू होने वाला टूर्नामेंट था टेनिस का विंबलडन के बाद, और महिलाओं को 1887 में इसमें प्रारंभ किया गया था। अगस्त सितंबर के आसपास न्यूयॉर्क सिटी में ये होता है, और याद रखें कि ये हार्ड कोर्ट पर खेलने वाला कहीं ना कहीं टूर्नामेंट है। इसमें एकल पुरस्कार जो जीता है रोजर फेडरर ने 5 बार सबसे ज्यादा जीता है, और महिलाओं में जीता हेलेन विल्स ने 7 बार, जो अमेरिका की हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थे खिलाड़ी थे जिन्होंने अलग अलग ओपन्स को, टेनिस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीता है। और पूरे ग्रैंड स्लैम को लेकर हम लोगों ने देख लिया सेरेना विलियम्स और नोवाक जोकोविच को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है।
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है टेनिस से, तो वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और यहाँ से फिर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होती। तो इसको पूरे को अच्छे से याद करना है और पूरी लिस्ट बनाकर रखिए, रोज दोहराया कीजिए ताकि ये भूले ना आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूली लद्दाख, हेलो लद्दाख। जूली लद्दाख का मतलब क्या है? हेलो लद्दाख। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पहल है हमारे देश में। अगर हम साधारणतः लोगों से बात करते हैं तो बात करने में हमको समझ में आता है कि उनको थोड़ी बहुत चीज़ों की जानकारी तो होती है, लेकिन भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती। वैसे तो अगर देश में नॉर्मली देखा जाए तो जो चर्चित मुद्दे, बकवास से मुद्दे होते हैं, उसके बारे में सबको जानकारी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर सेना को या भारत सरकार को ऐसी मुहिम चलानी पड़ती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ देखिए, जूली लद्दाख एक कार्यक्रम है जिसे हेलो लद्दाख कहा गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया जा रहा है ये कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है किसने शुरू किया? नौसेना शुरू कर रही है। कहाँ लगा रही है कार्यक्रम? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? नौसेना के प्रति जागरूकता के लिए। एक तो ये कि नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, और दूसरा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना है। स्थानीय लोग या फिर हम बोल सकते हैं युवाओं के साथ जो सामाजिक संबंध है वो बेहतर तरीके से स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके माध्यम से एक और चीज़ जोड़ी जाती है कि अभी तक नौसेना के बारे में तो ठीक है, लेकिन जो भारत की सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है, जो अग्निपथ योजना शुरू की थी भारत सरकार ने, ये अग्निपथ योजना शुरू की थी 14 जून 2022 को। तो इसके प्रति भी जूली लद्दाख कार्यक्रम के माध्यम से, पहल के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। अब ये अग्निपथ योजना जो 14 जून 2022 को भारत सरकार ने शुरू की थी, ये क्यों की थी? ताकि जो हमारे देश में 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक के युवा हैं, उन लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए लोगों को, बच्चों को सेना में भर्ती करने की कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। किसके माध्यम से? अग्निपथ के माध्यम से। और जो इसमें जुड़ जाते हैं वो अग्निवीर कहलाते हैं। जो सैनिक बन जाते हैं वो अग्निवीर कहलाते हैं। इसके लिए परीक्षा होती है, पर्याप्त पेपर देना होता है, सिलेक्शन के बाद आप इसमें शामिल होते हैं और 12वीं के बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो ये पूरी अग्निपथ योजना के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के माध्यम से एक ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सैनिकों की जो औसत आयु है अभी वो 32 है। भारतीय सेना में सैनिकों की औसत आयु 32 है, मतलब एवरेजन आपका सैनिक जो 32 साल का है, इस आयु को घटाना भी उद्देश्य है। तो यहाँ अग्निपथ योजना के माध्यम से जिन सैनिकों का भर्ती किया जाएगा, जो अग्निवीर कहलाएंगे, उनको जोड़ने के बाद 4 से 5 साल सैनिकों की आयु औसत घटने की उम्मीद है, जो 32 से 26 आ सकती है। तो ये भी एक उद्देश्य बनाया गया है। एवरेज आयु कम हो सैनिकों की, 4 साल के लिए इन सैनिकों को जोड़ा जाएगा। और जो इसमें बेहतर होंगे, याद रखिएगा, जितने भी सैनिक, लगभग 45,000 से ज़्यादा सैनिकों को हर साल इसमें भर्ती किया जाना है, और इनमें से 25% सैनिकों को 15 साल के लिए इनको भर्ती किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले ले रहे हैं 4 साल के लिए, उनमें से जो 25% होंगे उनको 15 वर्ष के लिए, पूर्ण काल के लिए बाद में फिर से भर्ती किया जा सकता है। ये इसके तहत प्रावधान है। अगर हम बात करें अग्निपथ योजना में इंपॉर्टेंट पहल की, तो मैंने इसके परिचय बता दिया, उद्देश्य बता दिया, मापदंड मैंने बता दिया कि क्या स्थिति है। अग्निवीरों को मिलने वाले कौन कौन से लाभ होंगे, तो याद रखेंगे 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी इनको एकमुश्त 4 साल पूरे होने के बाद। 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा दी जाएगी सैनिकों को। अगर मृत्यु हो जाती है किसी की इस बीच में, तो उनको 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान होगा। सरकार 4 वर्ष के बाद सेवा छोड़ने वालों को पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्हें सरकार द्वारा स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स मुहैया कराया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में और कोई दिक्कत ना आए। तो अग्निवीर के तहत ये सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। क्लियर? लेकिन इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ था, बहरहाल वो अलग है। लेकिन अग्निवीर योजना अगर आती है एग्जाम में तो याद रखेंगे वो ये थी। तो इस माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।